दोस्तों, तो हाल ही में द गॉन गेम नामक हिंदी टीवी सीरीज रिलीज़ हुआ है। इसकी IMDb रेटिंग की अगर बात करें तो इसको IMDb की तरफ से 8/10 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला है। कहानी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ होगा। तो अभी चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 16 अप्रैल 2020 की डेट और एक इंसान खून से लथपथ एक चाकू को साफ कर रहा था, मानो वो अभी किसी का खून करके आया है। और उसके रूम में रखा हुआ एक फर्नीचर से खून टपक रहा था। उसके बाद वो इंसान ग्लोव्स पहन के ज़मीन पे पड़ा हुआ खून साफ कर देता है और उस रूम क्लोज करके चला जाता है, वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस रेफरेंस को याद रखिएगा क्योंकि लास्ट में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फिर सीन शिफ्ट होके दिखाता है 22 मार्च 2020, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो इस सीरीज़ में एक फैमिली को दिखाता है। जो पहले हम देखते हैं राजीव गुजराल को, जो कि दिल्ली में फंसे हुए थे। और फिर हम देखते हैं सुनीता गुजराल, उनकी पत्नी सुनीता गुजराल को, जो कि लखनऊ में थी और लॉकडाउन के चलते वहाँ पर फंसी हुई थी। नेक्स्ट उनका बेटा साहिल गुजराल को देखते हैं, जो कि एक बैंकर था और काम के सिलसिले में अभी बैंकॉक जाके मुंबई वापस आया था। और उसको बहुत ज़ोर से सर्दी थी, सो प्रिकॉशन के लिए वो खुद को एक कमरे में क्वारंटाइन करके रखता है। नेक्स्ट उनकी पत्नी सुहानी, जो कि मुंबई में थी और एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी। साहिल और सुहानी एक ही फ्लैट में होते हैं। नेक्स्ट सुहानी की मम्मी वर्खा, जो कि देहरादून में थी। फिर आती है साहिल की बहन अमारा गुजराल, जो कि बेंगलोर में फंस गई थी। और ये सब वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर आते हैं प्रतीक जिंदल, जो कि मुंबई में किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। और एक बात, हमारा और प्रतीक का अभी ब्रेकअप हुआ था, लेकिन वो अभी भी अच्छे दोस्तों की तरह वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। इन शिफ्ट होके अभी साहिल को दिखाता है, क्योंकि साहिल अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था और वो वीडियो कॉल के जरिए सुहानी से बात करता है। और उनकी कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि दोनों के रिलेशनशिप दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। और साहिल का फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था और वो पिछले कुछ दिनों से अपना खर्चा सुहानी के पैसों से कर रहा था। फिर हम देखते हैं एडवोकेट चौधरी को, जो कि पहले तो राजीव को फ़ोन लगाता है, लेकिन राजीव उसका फ़ोन काट के उसे ब्लॉक कर देता है। फिर वो साहिल को फ़ोन लगाता है और उनके कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि राजीव और एडवोकेट चौधरी के बीच कुछ 10 करोड़ रुपए का पंगा है, इसीलिए वो साहिल को उन पैसों के लिए धमकाता है। गौर करने वाला ये बात था कि एडवोकेट चौधरी भी मुंबई में ही था। फिर हम देख पाते हैं सुहानी को, जो कि किचन साफ करते करते गलती से उसका कैमरा तोड़ देती है। और सीन शिफ्ट होकर अभी साहिल को दिखाता है, जिसकी तबीयत और भी बिगड़ गई थी। उसका टेम्परेचर 101 चला गया था। तो सुहानी प्रतीक को कॉल लगाती है और प्रतीक आके साहिल को किसी जानकी सदन हॉस्पिटल में ले जाता है। नेक्स्ट डे यानी 25 मार्च को साहिल का कोविड टेस्ट अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आ गया था और उसे ICU में शिफ्ट किया जाता है, ऐसा प्रतीक कंफर्म करता है। कुछ देर बाद हमारा हॉस्पिटल को फ़ोन लगाती है और सरप्राइजिंगली वहाँ से पता चलता है कि कोई साहिल गुजराल नाम का पेशेंट यहाँ पर एडमिट ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे 26 मार्च को खबर आता है कि साहिल की डेथ हो चुकी है और ये सुन के सब फैमिली मेम्बर्स का रो के बुरा हाल था। इधर सुहानी के सोसाइटी में कुछ लोग उसके घर में पत्थर फेंक रहे थे, जिससे सुहानी काफ़ी परेशान हो जाती है। तो नेक्स्ट डे यानी 27 मार्च को सुहानी वीडियो कॉल पे सबको बताती है कि साहिल का क्रीमेशन हो चुका है और वो एक फ़ोटो भेजती है। सीन शिफ्ट होके अभी नेक्स्ट डे 29 मार्च को दिखाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अमारा को साहिल के फ़ोन से एक कॉल आया था और अमारा उसे आंसर करने का कोशिश करती है, लेकिन वह दूसरी तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हमारा नेक्स्ट डे ये सब बात उनके पेरेंट्स को बताती है, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट डे सुहानी के घर में असाधारण गतिविधियां शुरू हो गई थी, जैसे कि लाइट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा था और टीवी ऑटोमेटिक ऑन होके उस पर चैनल कंस्टेंटली चेंज हो रही थी।
ये सब देख के सुहानी बहुत घबरा जाती है। नेक्स्ट डे सुहानी कस्टमर केयर से कंप्लेन करती है, लेकिन वो बताते हैं कि वाईफाई ऑन होने के कारण ये सब हो रहा है, यानी कोई वाईफाई से टीवी और लाइट को कंट्रोल कर रहा था। 3 शिफ्ट होके अभी 31 मार्च को दिखाता है। हमारा यहाँ पर साहिल का आखिरी सामान सब कलेक्ट करने के लिए जानकी साधन हॉस्पिटल को फ़ोन लगाती है और वहाँ से वही सेम रिप्लाई आता है कि साहिल गुजराल नाम का कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं है। फिर 26 मार्च को किसी मिसेस सहस्रबुद्धे की डेथ हुई है। ये सब बात जाके वो अपने पेरेंट्स को बताती है, तो इन सबको अभी लगने लगा था कि साहिल अभी जिंदा है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सब देख के राजीव को लगता है कि एडवोकेट चौधरी ने साहिल को अगवा कर लिया है और वो उसे तुरंत फ़ोन करता है और वो चौधरी को पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। और ये सुन के चौधरी एक इविल स्माइल देता है और ये देखकर राजीव को लगता है कि हो ना हो चौधरी ही साहिल को किडनैप कर लिया है। और चौधरी बोलता है कि जल्द से जल्द उसका पैसा रेडी रखे, वक्त बहुत कम है। इन शिफ्ट होके अभी अमारा को दिखाता है। वो डॉक्टर प्रतीक को कॉल करके साहिल का सारा सामान यानी फ़ोन, कपड़ा, शूज़ वगैरह हॉस्पिटल से लाने के लिए बोलती है। और प्रतीक बताता है कि जहाँ तक उसे मालूम है साहिल का फ़ोन मेडिकल में नहीं है। ये सुन के अमारा और भी परेशान हो जाती है और वो एक हैकर से कांटेक्ट करती है जिसका नाम श्याम था। तो श्याम 20,000 रुपये की डिमांड करता है और साहिल का फ़ोन हैक करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राजीव को, जो कि किसी तरह से जानकी सदन हॉस्पिटल से कोविड डेथ का एक लिस्ट निकालता है और हमारा को फॉरवर्ड कर देता है। चेक करने पर इस लिस्ट में साहिल का नाम नहीं होता है। फिर उसी रात सुहानी सोने जा रही थी, तभी उसके घर पे कोई पत्थर मारकर उसका कांच तोड़ देता है। तो सुहानी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तो नेक्स्ट डे सुहानी सबको वीडियो कॉल करके बताती है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती। 5 दिन के बाद उसका क्वारंटाइन ख़त्म हो रहा है, तो वो उसके बाद शिफ्ट हो जाएगी, कहीं और पे शिफ्ट हो जाएगी। कुछ देर बाद हमारा को सैम का मैसेज आता है, साहिल का फ़ोन सक्सेसफुली हैक हो गया था। चेक करने पर साहिल का फ़ोन का लोकेशन उसी के बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर यानी पार्किंग एरिया में दिखा रहा था। तो ये देखकर हमारा और उसकी पेरेंट्स और भी परेशान हो जाते हैं। हमारा उसी बिल्डिंग के वॉचमैन को फ़ोन लगाती है और उसको उसी लोकेशन तक गाइड करती है और चेक करने पर सुहानी की गाड़ी में मिलता है। ये सब देखकर ये लोग और भी परेशान हो जाते हैं और सुहानी पे ही शक करने लगते हैं। उसके बाद हमारा सैम के दिए हुए लिंक से साहिल का फ़ोन का सभी डाटा डाउनलोड करती है और क्रिमेशन की फ़ोटो ध्यान से देखती है। जूम करने पर उसे कोई न्यूज़ चैनल का वाटरमार्क दिखता है और जब वो गूगल करते हैं, मतलब ये फ़ोटो को गूगल करते हैं, तब ये फ़ोटो किसी वेबसाइट से डायरेक्टली लिया गया है, मतलब ये साहिल का क्रिमेशन नहीं था। उसके बाद वो साहिल का हॉस्पिटल एडमिशन वाला PDF चेक करती है और वो भी फर्जी निकलता है, क्योंकि ये सभी चीज़ सुहानी ने इनको फॉरवर्ड करी थी। तो हमारा का शक सुहानी पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हमारा और उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि सुहानी, प्रतीक और एडवोकेट चौधरी ने मिलकर के साहिल का खून कर दिया है। राजीव किसी तरह से उन लोगों का कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है। कॉल रिकॉर्ड से उसे ये पता चलता है कि एडवोकेट चौधरी बस मौके का फ़ायदा उठा के पैसों के लिए राजीव को बातों में फंसा रहा, जैसे कि वो अपना 10 करोड़ राजीव से ले सके। तो अभी राजीव को समझ आ गया था कि चौधरी का साहिल के किडनैप के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन प्रतीक के कॉल रिकॉर्ड से उनको ये पता चलता है कि प्रतीक रात के 3 बजे तक सुहानी से बात करता था। तो अभी इन लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। ज़रूर हो ना हो प्रतीक और सुहानी ने मिलकर साहिल का खून कर दिया है। आपको याद होगा कि साहिल ने अपने घर में CCTV कैमरा लगाया था, तो उस कैमरा की सारी फुटेज हैक करने के लिए हमारा सैम को बोलती है और नेक्स्ट डे सब वीडियोस उनके पास होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, 25 मार्च को प्रतीक साहिल को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। ठीक कुछ घंटे पहले सुहानी किचन साफ करते वक्त कैमरा कर दी थी।
तो ये सब क्लिप देखकर राजीव को ये लगता है कि जरूर प्रतीक और सुहानी ने साहिल को किचन में लेकर मार दिया और हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से प्रतीक साहिल का बॉडी बाहर ले गया। फिर 29 मार्च के क्लिप में देखता है कि प्रतीक सुहानी के घर में आया था उससे मिलने के लिए। उसके बाद हमारा श्याम की मदद से सुहानी का फ़ोन भी हैक कर देती है और उन लोगों की व्हाट्सएप चैट पढ़ने पर उनको ये पता लगता है कि सुहानी कुछ ही देर में प्रतीक के साथ कहीं पे जाने वाली है। उसके बाद राजीव पुलिस स्टेशन फ़ोन करके उनके हायर अथॉरिटी से बात करके ये सारा मामला उनको समझाता है। सीन शिफ्ट होके अभी अमारा को दिखाता है जिसको कहीं से फ़ोन आया था कि साहिल का कुछ पैसा पेंडिंग है। चेक करने पर उसको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा था कि साहिल तो बैंकॉक कभी गया ही नहीं था और उसके मेल चेक करने पर एक शॉपिंग का मेल आया था और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर जो मेल आता है श्याम की मदद से वो उस कार्ड होल्डर का नाम पता करती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कार्ड किसी रवि बी नाम पे था। इधर पुलिस ने प्रतीक और सुहानी को पकड़ लिया था। फिर वो पुलिस वाला प्रतीक को सुहानी के साथ जो चैट था उसके बारे में पूछता है। तो ये सुनकर प्रतीक परेशान हो जाता है। फिर सुहानी को वो क्रीमेशन वाली फ़ोटो के बारे में पूछताछ करते हैं तो सुहानी बताती है कि ये फ़ोटो तो प्रतीक ने उसे भेजा था और वो एक्चुअली में सच बोल रही थी क्योंकि वो हॉस्पिटल एडमिशन वाली पीडीएफ और क्रीमेशन की फ़ोटो तो प्रतीक ने ही उसे भेजा था। ये सब सुन के पुलिस वाला बोलता है कि ये फ़ोटो असल में प्रतीक को कुछ दिनों पहले सुहानी के ही लैपटॉप से ही भेजा गया था। सब सुन के सुहानी डर जाते हैं क्योंकि असल में सुहानी ये सब कुछ कर ही नहीं थी। उसके बाद ये पुलिस वाले साहिल के कुछ कपड़े जिनमें खून लगा हुआ था और एक नाइफ जिसमें प्रतीक के उंगलियों के निशान थे, ये कैसे आया ये सब प्रतीक को पूछते हैं और ये सब सामान प्रतीक के घर से ही मरामत हुआ है। ये सब देखकर प्रतीक सच बोल देता है और वो कहता है कि साहिल अभी भी जिंदा है और ये सब प्लान साहिल का था 100 करोड़ कमाने का। और इसमें वो डॉक्टर प्रतीक को भी शामिल कर लिया था, लेकिन साहिल अभी 2 दिनों से गायब है। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट और खुलता है सब सच। यहाँ पर हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है असल में साहिल ने ये सब प्लान कैसे किया। तो 28 मार्च को साहिल मुंबई आता है और ये सब प्लान वो पहले से ही प्रतीक के साथ डिस्कस करके रखता है। उसी दिन वो सुहानी को कॉल करता है और उसका लैपटॉप हैंग हो रहा है ऐसे बोल के सुहानी का लैपटॉप लेता है और सुहानी के जीमेल से ही साइन इन करके वो नेट से लिया हुआ क्रीमेशन फोटो और वो पीडीएफ प्रतीक को भेज देता है। नेक्स्ट डे वो खास के सबको यकीन दिलाता है कि उसे कोरोना है और 24 मार्च को हॉस्पिटल एडमिट हो जाने के बहाने से प्रतीक के साथ उसके ही घर चला जाता है। नेक्स्ट 27 मार्च को उसका फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया ऐसा बोल के वो प्रतीक का फ़ोन ले लेता है और सुहानी के साथ व्हाट्सएप चैट करता है और प्रतीक को ना पता चले इसलिए वो बाद में उस व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर देता है। वो 29 मार्च को प्रतीक को बोलता है कि अमारा को कॉल करे और तुरंत उसे काटता करने पर अमारा को लगेगा कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो फ़ोन सुहानी के गाड़ी में रख दे। पर प्रतीक को लग रहा था कि वो मर्डर के केस में सुहानी को फंसाना चाहता है, लेकिन बड़े ही चालाकी से साहिल प्रतीक का यूज़ कर रहा था। फिर वो प्रतीक को बोलता है कि ऊपर जाके सुहानी को ऐसे ही हाय बोल के आ जाए। अगर बाद में प्रतीक पकड़ा गया या फिर कुछ गड़बड़ हुआ या फिर फ़ोन रखते हुए अगर पार्किंग लॉट में जो सीसीटीवी होता है उसमें पकड़ा गया तो वो ये बोल सके कि वो ऐसे ही कैजुअली सुहानी से मिलने आया था। लेकिन एक्चुअली में साहिल ऐसा चाह रहा था कि प्रतीक किसी तरह से उसके घर में जो सीसीटीवी लगा है उसमें आ जाए और वो व्हाट्सएप चैट और ये सब देखकर पुलिस और उसके घर वालों को ऐसा लगने लगे कि प्रतीक और सुहानी ने मिलकर उसको मार दिया है। और एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि साहिल के क्लॉथ्स में वो खून और नाइफ में प्रतीक का उंगलियों के निशान कैसे आ गया। मूवी में इसका आंसर पहले सीन में ही दे दिया गया है। जैसा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि कोई आदमी खून साफ कर रहा होता है, ग्लव्स पहन के खून साफ
कर रहा होता है, तो ये रेफरेंस इसी घटना के लिए था। दरअसल जब प्रतीक घर में नहीं रहा होगा तो ये सब साहिल ने लास्ट दिन में किया होगा, क्योंकि साहिल प्रतीक के साथ ही रह रहा था। तो साहिल ने क्या किया होगा कि वो उसी का खून एक साइड में लगा लिया और कहीं से एक चाकू लेकर उसमें प्रतीक का उंगलियों के निशान छोड़ दिए। तो बाद में जब पुलिस को ये मिला तो सबको ऐसा लगा कि प्रतीक ने साहिल को कुछ दिनों अपने घर में रखा और बाद में मार दिया। वैसे सीरीज में इतना डिटेल्स में नहीं दिखाया गया है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे, सीरीज देखोगे, आप खुद ही खुद समझ जाओगे। फिर हम जान पाते हैं साहिल कैसे और कहाँ पर गया है। तो वो 5 अप्रैल को देखता है कि आज से 11 दिन बाद मतलब 16 अप्रैल को एक स्पेशल ट्रेन है जो कि नेपाल बॉर्डर जाने वाला है। उसमें वो रवि बी यानी रवि भाटिया के नाम से बुकिंग करता है। शिफ्ट हो गए अभी प्रेजेंट को दिखाता है और प्रेजेंट में साहिल कहीं पे बैठकर आराम से बियर पी रहा था और टीवी देख रहा था। टीवी में हमें दिखाया जाता है कि किसी बैंक की एम्प्लॉय ने 350 करोड़ का फ्रॉड कर लिया है। ये सब देख के साहिल मुस्कुराता है और यहीं पर सीरीज खत्म हो जाती है। अच्छी बात है कि साहिल 350 करोड़ चुराने का प्लान बहुत अच्छा था और दुनिया के सामने तो वो मरा हुआ होता है और वो प्रतीक और सुहानी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया था और उसी का मर्डर के केस में प्रतीक और सुहानी को फंसा लिया था। वैसे सीरीज बहुत ही अच्छी थी। स्टोरी इसका बहुत फ्रेश है और ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। कहानी आप सुन चुके हो, लेकिन ये सीरीज़ प्लीज़ आप जाके देख लो, एक बार देख लो। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कुछ बताना है तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कर देना। और इसी तरह से और भी आगे वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।